जय संविधान। 3-4 दिन पहले मैंने रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर अमिताभ कुमार दास साहब से बात की थी और उसमें हमने बात की थी दुर्दांत गैंगस्टर और बाहुबली और 6-7 बार के विधायक अनंत कुमार सिंह मोकामा के जो सिटिंग विधायक थे और वहां पे एक हत्याकांड हुआ था। खैर, हम लोगों की गुजारिश पे बिहार सरकार ने उन्हें अरेस्ट तो कर लिया, लेकिन बड़ी इज्जत से अरेस्ट किया। जी उन्हें ले गए जैसे कि किसी वीआईपी को ले जाया जाता है और बड़े तन के अनंत कुमार सिंह चल रहे थे, जैसे कोई बहुत बड़ा कारनामा उन्होंने किया हो। वरना हमने तो देखा है गरीब लोग 1 लाख रुपए का लोन भी जब नहीं चुका पाते तो किस प्रकार से पुलिस घसीटते हुए ले जाती है। लेकिन अमिताभ जी जो चलिए पुलिस अफसर भी रहे हैं, एसपी भी रहे हैं, कई क्षेत्रों के उन्होंने पिछली बार बताया था। तो देखिए, आज मैं अमिताभ जी, असल में जो बिहार के अंदर ये चुनाव प्रक्रिया हो रही है, इसमें 2 उभरते हुए ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके उभार से, जिनकी इमोशन से मुझे ये आश्चर्य हो रहा है और ये सोचने में रहा है कि हम तो ये मानते हैं कि बिहार की जनता बड़ी बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, बहुत ज्यादा पॉलिटिकली कॉन्शियस है। लेकिन एक इमरजेंस में देख रहा हूं, एक आप तो जानते ही हैं, मैथिली ठाकुर जो एक भजन गायिका थी हैं और बड़ी प्यारी बच्ची हैं, बड़ी कम उम्र की बच्ची हैं और मैं भी उनके भजन सुनता था, अच्छा लगता था। बिल्कुल जैसे भजन गाए जाते हैं भगवान के लिए, गायिका थी। लेकिन अचानक उनमें एक राजनीतिक टीम और ये न समझते हुए कहां भजन, कहां परमेश्वर की पूजा और कहां ये कीचड़ दलदल, जहां दुर्दांत लोग विधानसभा में अगर वो जीत गई बैठेंगी तो वहां जाके कहां अपने जीवन को इन्होंने परेशानी में डाल दिया है। अब ये देखना है कि बिहार की उनके क्षेत्र की जनता उन्हें चुनकर क्या उसी दलदल में ढकेलना चाहती है जिसमें वो जाने के लिए तैयार हो गई। एक तो ये मैथिली ठाकुर के क्षेत्र की क्या परिस्थिति आप देखते हैं, उनके इमरजेंसी को आप कैसे देखते हैं? और दूसरा जिन्होंने हमने डिस्कस किया था, अनंत कुमार सिंह 6-7 बार से मोकामा से जीते हैं और इतना सब कुछ होने के बावजूद कि बाहुबली हैं, सब कुछ है, लेकिन जीत जाते हैं और ये बिहार की जनता ही जिताती है। तो आज मैं आपसे निवेदन करूंगा ये 2 व्यक्तित्वों के बारे में, क्योंकि आप वहां बैठे हैं, पुलिस अधिकारी हैं, आपको वहां के अधिकारियों से संपर्क आपका होता है, फील्ड की इंफॉर्मेशन आपके पास आती है। ये जो इमरजेंस बिहार जैसे बुद्धिमान स्टेट से ऐसे 2 लोग इमर्ज हुए हैं और एक उभरने का प्रयास कर रहा है, एक हो गया है, इसके बारे में जरा प्रकाश डालें अमिताभ जी नमस्कार स्वामी जी, दर्शकों को प्रणाम। देखिए, आप बिहार के बारे में देखिए बहुत ही सकारात्मक सोच रखते हैं कि बिहार की जनता जो है वो बहुत बुद्धिमान है और बहुत अच्छी जनता है। आपकी सोच थोड़ी सकारात्मक है, मेरी सोच उतनी सकारात्मक नहीं है। देखिए, जब भी बिहार की बात होती है और बिहार पर कोई निबंध लिखा जाता है तो लोग सीधे लिच्छवी के गणतंत्र पर पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि दुनिया का सबसे पुराना गणतंत्र बिहार में ही था। लेकिन उस गणतंत्र को गुजरे भी देखिए 2500 साल हो गए और इन 2500 बरस में गंगा नदी में बहुत पानी बह चुका है और अब बिहार की जनता ना उस तरीके से मतलब विवेकशील है, ना अच्छे अर्थों में जागरूक है। अब बिहार की जनता जो है वो देश के बाकी सूबों की जनता की तरह ही जातीय और सांप्रदायिक आधार पर वोट देती है। और ये बात मैं सिर्फ बिहार के लिए नहीं कह रहा, ये बात कश्मीर से कन्याकुमारी तक लागू है। मैं चुनाव आयोग का प्रेक्षक बन के कई दूसरे राज्यों में गया हूं, कर्नाटक में, गुजरात में, नागालैंड में, जगह जगह मैंने चुनाव कराए हैं। कम से कम इस मामले में भारत में वाकई मुझे विविधता में एकता दिखाई देती है कि पूरे देश की जनता जो है वो इस बात पर एकदम आम राय बन गई है कि भाई हमें जातीय और सांप्रदायिक आधार पर मतदान करना है और ये इस देश का सबसे बड़ा आप दुर्भाग्य कह सकते हैं लोकतंत्र का। अब मैं पहले मैथिली ठाकुर की बात करूंगा। देखिए, जो मैथिली ठाकुर है, जैसा आपने उनका परिचय दिया, वो गायिका है और गायिका के रूप में बहुत जल्दी उसने ख्याति प्राप्त की। एक रियलिटी शो से उनकी ख्याति बढ़ी और अब तो एक एक शो का मैं सुनता हूं 5-5 लाख रुपए वो चार्ज करती है। तो उनका एक अच्छा खासा प्रशंसकों का वर्ग है और अचानक मैथिली ठाकुर ने मतलब अलीनगर से चुनाव लड़ने का ऐलान किया, जो मधुबनी जिले की एक विधानसभा सीट है। और वहां से भाजपा ने अपने सिटिंग विधायक का, मिश्री लाल यादव का टिकट काट दिया और दे दिया
मतलब मैथिली ठाकुर को तो एक चौंकाने वाला मतलब ये निर्णय कहेंगे। देखिए, भाजपा के साथ मुसीबत यह है कि चाहे केंद्र की मोदी की सरकार हो या बिहार में पलटू राम की सरकार हो, ये सरकारें, इन सरकारों से जनता का अब काफी हद तक मोह भंग हो चुका है, क्योंकि इन सरकारों ने जुमलेबाजी, हवाबाजी और झूठे वादों के अलावा कुछ किया नहीं। तो भाजपा को डर है कि जो एक एंटी इनकम्बेंसी लहर होती है, जो एक प्रतिष्ठान विरोधी लहर होती है, उसका उसको बहुत नुकसान बिहार में हो जाएगा। तो वो ऐसे ऐसे लोगों की खोज कर रही है, मैथिली ठाकुर जैसे लोगों की, जिससे वो ज्वलंत मुद्दों से ध्यान हटा सके, बेरोजगारी, महंगाई, कानून व्यवस्था और किसी के ग्लैमर पर, किसी के नाम पर वो वोट ले सके। अब जहां तक मैथिली ठाकुर की बात है, जो मैंने किया है वो तो 3-4 महीने पहले ही 25 बरस की हुई है, मतलब 4 महीने पहले ही उसने न्यूनतम उम्र हासिल की है चुनाव लड़ने की। मुझे उससे ज्यादा उनके जो पूज्य पिता है रमेश ठाकुर, मैं उनको दोषी मानता हूं। उनकी लगता है कि कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं और वो अपनी बेटी को एक तरह से, मतलब आप मोहरा कह सकते हैं, मोहरा बनाकर ला रहे हैं चुनाव में। और उसके मैथिली ठाकुर के राजनीति में आने के तुरंत बाद उन्होंने बड़े मतलब मनुवादी और ब्राह्मणवादी मतलब आप कह सकते हैं बयानबाजी की। अचानक लगा कि वो मतलब ब्राह्मणों के कोई बहुत बड़े मतलब रहनुमा बन के उभर रहे हों, और लालू के जंगल राज में उन्होंने ब्राह्मणों पर हमले की बात की और ये सब बात की, जो एक कट्टर ब्राह्मण करता है, जिसको जनेऊ जिहाद कहते हैं। तो उनके शब्द जो हो गए एक जनेऊ जिहादी वाले शब्द हो गए। और मैथिली ठाकुर में देखिए इतनी नासमझी है। मैं एक आपको मिसाल देता हूं दर्शकों को। मिथिला में एक पारंपरिक टोपी होती है, उसको पाग कहते हैं। वो मैथिल ब्राह्मण लोग पाग पहनते हैं खास खास मौकों पर, शादी ब्याह के मौकों पर, खुशी के मौकों पर। अभी मैथिली ठाकुर जनसंपर्क के लिए गांव में पहुंची तो गांव वालों ने उन्हें पाग पहना दिया। अब ये ऐसी नासमझ लड़की है कि इसने पाग को हाथ में लेके उसमें मखाना रख के खाना शुरू कर दिया। मतलब पाग को वो कटोरे के रूप में इस्तेमाल कर रही थी। अब इसको लेके उसकी बड़ी मतलब आप कह सकते हैं लानत मलामत हुई कि भाई आपको तो मिथिला की परंपराओं और संस्कृति की कोई समझ नहीं है। आपको दिया जाता है, आपको पाग सर पर रखा जाता है तो आप उसको रख के उसमें कटोरा बना के खाना खा रही है। बाद में जो भी उनकी ओर से सफाई दी गई हो, रफूगिरी की हो गई हो, लेकिन इससे तो लोग समझ गए कि भाई क्या बात है। अब उनसे लोगों की यह भी शिकायत है कि वो एक एक शो के लिए 5-5 लाख रुपए लेती है। और कुछ दिनों पहले बेनीपट्टी में उनके गांव वालों ने उनको एक शो में बुलाया और गांव वालों ने बहुत, देखिए गरीब, पूरा बिहार गरीब राज्य है, गांव वालों ने मुश्किल से 2 लाख रुपए चंदा करके इकट्ठा किए। लेकिन मैथिली ठाकुर टस से मस नहीं हुई कि नहीं मैं 2 लाख पर नहीं गाने आऊंगी, मुझे तो 5 लाख चाहिए। तो ये लोक गायिका का तो ये हाल है, बिल्कुल व्यावसायिक हो चुकी है। लेकिन तो अमिताभ इनसे जी, अब तो वो बिना, अब तो सुना बिना पैसा लिए अपने वोटर्स को भजन सुना रही हैं। अब तो उन्होंने अपनी, जैसे राहुल गांधी ने कहा था वो नाच भी सकते हैं, तो यहाँ तो वो भजन सुना रही है, बिना पैसा लिए भजन सुना रही है। अब देखिए ये तो मतलब अब लोकतंत्र की मजबूरी है कि अब तो उन्हें मतदाताओं को रिझाना पड़ेगा। तो मतलब अब पहले वो गाने के बदले नोट मांगती थी, अब गाने के बदले वोट मांग रही है है ना। वो पहले नोट को शुल्क के रूप में लेती थी, अब उनको गाने के फीस के रूप में वोट चाहिए। फर्क तो इतना ही ना हुआ है। अब कैसे कहेगी कि लोग गाने की बात कहेंगे तो अब कैसे कहेगी कि मैं नहीं गाऊंगा, नहीं गाऊंगी। तो ये है। मैं देखिए, मैं दर्शकों को बताता हूं कि मैथिली ठाकुर के खिलाफ बहुत ज्यादा वहां आक्रोश है, क्योंकि भाजपा के पुराने कार्यकर्ता लोग मुंह देखते रह गए और ये पैराशूट की तरह, एक उम्मीदवार जो पैराशूट की तरह आ गई है। और विनोद मिश्रा को जो टिकट दिया है राजद ने, वो वहां के बुजुर्ग नेता है, पुराने नेता है। तो जमीन पर मुझे मैथिली ठाकुर की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। अब ये तो 14 नवंबर को ही पता चलेगा कि उनकी लोक गायकी का कितना असर हुआ, कितना जादू उनका हुआ। अच्छा, अब मैं अनंत सिंह पर आता हूं। देखिए अनंत सिंह जो है वो पूरा जो बिहार, यूपी, इन सब राज्यों में जो एक माफियाकरण हुआ है राजनीति का, उसका प्रतीक है। देखिए मैं आपके दर्शकों को बताता हूं कि पूरे बिहार में, यूपी में और खासकर हिंदी पट्टी जो है भारत की, हिंदी पट्टी में हमेशा से संदूक और बंदूक की राजनीति होती रही। संदूक का मतलब हुआ धन बल, इंग्लिश में जिसको आप मनी पावर कह सकते हैं, और बंदूक का मतलब हुआ बाहुबल, जिसको इंग्लिश में आप मसल पावर कह सकते हैं। तो जो भी उम्मीदवार, जो भी प्रत्याशी
संदूक और बंदूक के लिहाज से मजबूत होता है, वही उम्मीदवार चुनाव में बाजी मार लेता है, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो। ये एक हिंदी पट्टी की नियति रही है और ये बीमारी अब फिर आप कहें तो पूरे हिंदुस्तान में फैल गई है, संदूक और बंदूक की राजनीति। अब ये जो अनंत सिंह है, इसको संदूक से तो मजबूत है ही, एनटीपीसी बाढ़ में है, एनटीपीसी की इकाई, उसमें ये करोड़ों के ठेके लेता है। इसकी इतनी दहशत है कि कोई दूसरा आदमी वहां टेंडर नहीं भरता है और इसी के गिरोह को एनटीपीसी के सारे ठेके मिलते हैं। तो बाढ़ की एनटीपीसी इकाई से इसने करोड़ों कमाए हैं। इसके पटना में दो दो बड़े होटल हैं। पाटलिपुत्र कॉलोनी में होटल बुद्धा हेरिटेज है और एसकी पुरी में होटल बुद्धा इन है, जो इसकी पत्नी के नाम पर है, नीलम देवी के नाम पर। जो अभी मोकामा की सिटिंग विधायक इसकी पत्नी है, नीलम देवी। तो ये स्थिति है। संदूक से तो मजबूत है ही, और बंदूक से तो खैर माशा अल्लाह है। बंदूक से तो मेरा अभी भी दावा है कि आज भी यदि बिहार पुलिस इसके ठिकानों पर ईमानदारी से रेड कर दे तो 1 दर्जन AK-47 तो यूं ही प्रकट हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो संदूक और बंदूक, और जो राजनीति में ये एक तरह से विरासत में इसको राजनीति मिली है। इसका बड़ा भाई दिलीप सिंह पहले बिहार सरकार में मिनिस्टर हुआ करता था, मोकामा का विधायक था। दिलीप सिंह को लोग बड़े सरकार कहते थे, इसी वजह से इसको लोग छोटे सरकार कहते हैं। और देखिए, मैं अनंत सिंह के इलाके में भी तैनात रहा हूं 1997 में, उस समय लेकिन इसका ग्राफ उतना नहीं बढ़ा था। अनंत सिंह का राइज जो हुआ है वो आप कह सकते हैं पलटू राम के आने के बाद हुआ है। मैंने पिछले कार्यक्रम में भी आपको ये तस्वीर दिखाई थी कि जो मुख्यमंत्री हमारे हैं, जो सुशासन का ढोल बजाते हैं, वो किस तरह से अनंत सिंह के बिल्कुल आज्ञाकारी चपरासी बन के उभरे हैं। और लगातार नीतीश कुमार ने इसकी मदद की है। आज से नहीं, 2005 से 20 बरस से इसकी मदद की जा रही है। अभी भी जो इसकी गिरफ्तारी हुई चुनाव आयोग के दबाव में या मीडिया के दबाव में या आप जैसे लोगों के दबाव में या हम जैसे लोगों के दबाव में, आपने कहा कि कैसे वो जेल गए, कैसे जेल गया वो। लगा कि नेल्सन मंडेला की गिरफ्तारी हो रही है। जिस इज्जत के साथ है उसको गाड़ी में बैठा के सीनियर एसपी लेके पटना आए तो लगा कि नेल्सन मंडेला की गिरफ्तारी हुई हो। एक हथकड़ी नहीं। एक चीज और बताइए, अगर दिलीप सिंह को लोग बड़े सरकार कहते थे और अनंत सिंह को छोटे सरकार कहते हैं, तो बिहार सरकार को क्या कहते हैं? बिहार सरकार को आप बहुत छोटे सरकार या सबसे छोटे सरकार जी तो बताते हैं। लोग कहते हैं मोकामा के अंदर लोग कहते हैं सरकार नहीं चलती, यहाँ तो हमारे छोटे सरकार का आदेश चलता है। बिल्कुल, वहां तो वही चलता ही है। छोटे सरकार की मर्जी के बिना आप कहें कि एक पत्ता नहीं खड़कता है। और अभी जो छोटे सरकार थोड़ा बौखलाए हुए हैं, क्योंकि उनको मोकामा के अंदर कुछ मतलब चुनौती मिलने लगी है। अभी इसी साल 22 जनवरी को घटना हुई थी, अनंत सिंह एक गांव में धमकाने गया था। 2 भाई अपराधी हैं, सोनू और मोनू, उनके गांव नौरंगा जलालपुर में डराने गया था, तो उन लोगों ने भी गोलियां चलानी शुरू कर दी थी। और बाढ़ और मोकामा के इलाके में जो अंडरवर्ल्ड है, उसके अपराधियों ने एक महागठबंधन बना लिया है अनंत सिंह के खिलाफ। ये जो सूरज भान है, ये भी उसी महागठबंधन का हिस्सा है। जिस सूरज भान की पत्नी अनंत सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ रही है, वीणा देवी, सूरज भान की छवि भी बाहुबली की छवि रही है। तो ये सब चुनौती मिल रही है, लेकिन फिर भी देखिए सरकार जो कहते हैं एकदम चट्टानी तरीके से खड़ी है। अभी भी मैं मांग करता हूं आपके चैनल पर भी कि अनंत सिंह ने तो बेउर जेल को मजाक बना के रख दिया है। पहले भी ये 5 साल तक बेउर, पटना के बेउर जेल में था। ये जेल को मजाक बना के रखता है, जेल में कक्षपालों की पिटाई करवाता है, जो वार्डर होते हैं जेल के, है ना। पटना के बड़े बड़े होटलों से इसका खाना आता है ना। जेल में किसी को कुछ नहीं समझता है, इसको मोबाइल की सुविधा है। ये जेल से गिरोह का संचालन करता है मोबाइल से। आज भी मैं मांग करता हूं कि जिस तरह शहाबुद्दीन को बिहार से तिहाड़ जेल भेज दिया गया, उसी तरह अनंत सिंह को भी पटना के बेउर जेल से तिहाड़ जेल भेजा जाए। क्योंकि अपनी गली में देखिए कुत्ता भी शेर होता है। जब शहाबुद्दीन सीवान में था तो जेल में वो दरबार लगाता था। वही हालत अनंत सिंह की है। ये पटना के जेल में तो बिल्कुल दरबार लगाता है और जेल सुपरिटेंडेंट कहाँ दुबका रहता है पता भी नहीं चलता है। अच्छा अमिताभ जी, एक चीज और बताइए, जब आपने सुना होगा कि सोनम वांगचुक जैसा आदमी अभी टाइम मैगजीन ने सबसे इन्फ्लुएंशियल जो रिसर्चर में नाम शामिल किया है सोनम वांगचुक का, अभी पुरस्कृत किया है सोनम वांगचुक और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं।
और वो जी बारी जी बात है, लेह लद्दाख के रहने वाले हैं तो उनको ठंड में रहने की आदत है, उनको गर्मी में रहने की आदत नहीं है। इसलिए जानबूझकर उनको जोधपुर जेल भेजा गया है, जहां बहुत ज्यादा गर्मी होती है, और बताया जाता है उनको पंखा भी नहीं दिया, छोटी सी सेल में रखा है। तो ये जो ये आपका कानून है, आप तो पुलिस अधिकारी रहे हैं, ये आपका जी जी कानून जो है ये एक हत्या के मुजरिम को इस प्रकार से ट्रीट करता है और छोटे पोटे मुजरिमों को बिल्कुल कैसे सेल में रखता है जिसमें 40-40, 50-50। तो क्या हमारा जो न्याय प्रक्रिया है और हमारी जेल प्रक्रिया जो है वो क्या कानून के हिसाब से नहीं चलती है, वो दबंगई के हिसाब से चलती है क्या? बिल्कुल दबंगई के हिसाब से चलती है। आप मेरा कानून नहीं कहिए, इस देश का सिस्टम ध्वस्त हो गया है। इस देश का सिस्टम ध्वस्त हो गया है। देखिए फादर स्टेन स्वामी, दर्शकों को याद होंगे, फादर स्टेन स्वामी को गिरफ्तार किया गया था भीमा कोरेगांव वाली हिंसा में, और बेचारे बुजुर्ग आदमी थे और उनके हाथ कांपते थे, उनको पार्किंसंस की बीमारी थी, उनके हाथ कांपते थे, तो वो गिलास से सीधे उठा के पानी नहीं पी पाते थे। उनके वकील ने बार बार कोर्ट से कहा कि इनको पीने के लिए जो स्ट्रॉ होता है, पाइप होता है, वो दिया जाए। इतनी छोटी चीज, और वो भी वो अंडर ट्रायल कैदी थे, विचाराधीन थे, उनको सजा हुई भी नहीं थी, सजा याफ्ता भी नहीं थे, विचाराधीन कैदी थे। एक बुजुर्ग आदमी है, पार्किंसंस की बीमारी है, और उनको पीने के लिए स्ट्रॉ तक नहीं दिया गया, और बेचारे मर गए जेल में। ये तो ऐसे ऐसे कलंक हैं इस देश में कि अच्छा उस अमिताभ जी कलंक को ये धो। बताइए, ये जो जी अनंत कुमार सिंह का कांड मुकामा के अंदर हुआ है, तो आप जी कुछ जी लोग कह रहे हैं कि एक सहानुभूति की लहर अनंत कुमार सिंह के लिए चल रही है, बाकी लोग कह रहे हैं कि जो पिछड़ा अगड़े की लड़ाई हो गई है, पिछड़ा बिल्कुल लामबंद आसपास के क्षेत्रों में हो गया है। जैसा आपने बताया कि मैथिली ठाकुर के पिता जो हैं इसको ब्राह्मण एक अस्तित्व की बात बता रहे हैं, तो क्या वास्तविकता में ये दोनों घटनाएं एक बैकवर्ड फॉरवर्ड, एक कंसोलिडेशन की तरफ संकेत दे रही है? और चुनाव की प्रक्रिया में इस अनंत कुमार सिंह की घटना से किस को, महागठबंधन को फायदा हुआ है या एनडीए गठबंधन को फायदा हुआ? देखिए, मोकामा की सिर्फ बात करें तो अनंत सिंह और उसके समर्थकों की कोशिश है कि अनंत सिंह को बिल्कुल मतलब एक शहीद के रूप में प्रस्तुत किया जाए कि भाई इनको तो फंसा दिया गया, ये तो छोटे सरकार हैं। और इसलिए अब अनंत सिंह की पत्नी उतर गई है, नीलम देवी उतर गई है मैदान में, और नीलम देवी जो होता है थोड़ा मतलब एक सहानुभूति की लहर बनाने की कोशिश की जा रही है। वो 14 नवंबर को ही पता चलेगा कि वो कितनी सफल हुई, क्योंकि अब तो 3 दिन बाद चुनाव ही है, मतदान ही है, बहुत समय नहीं रह गया, और प्रचार तो कल ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन यदि आप पूरे बिहार के संदर्भ में देखें तो ये जो अगड़ा पिछड़ा का जो ध्रुवीकरण हुआ है, इसका मैं देख रहा हूं कि महागठबंधन को ज्यादा फायदा मिलेगा। अच्छा, है आईपी ना? गुप्ता फैक्टर को आप आईपी गुप्ता फैक्टर को कैसे रीड करते हैं? देखिए, आईपी गुप्ता कोई बहुत बड़े नेता नहीं है। उनका जो समाज है, जो वो पान तांती की राजनीति करते हैं, वो पान तांती एक बहुत ही, आप कह सकते हैं कि एक संख्या बल के हिसाब से देखें तो एक बहुत छोटा समाज है। और कुछ महीने पहले तक तो आईपी गुप्ता को मतलब बिहार में कोई उनका नाम तक नहीं जानता था, कोई समझिए वो उनका कोई वजूद नहीं था। फिर उन्होंने कुछ बड़ी बड़ी रैलियां की, और वो जैसे मुकेश सहनी ने खुद को सन ऑफ मल्लाह के रूप में प्रोजेक्ट किया है, ऐसे आईपी गुप्ता खुद को पान तांतियों के नेता के रूप में कर रहे हैं। लेकिन आईपी गुप्ता का मैं कोई बहुत ज्यादा उनका रोल नहीं देख रहा हूं राजनीति में। मतलब अभी अब एक दो सीट पर कहीं निकल जाए तो निकल जाए, फ्लूक हो जाता है, लेकिन ऐसे ओवरऑल नहीं है। देखिए, ये अगड़ा पिछड़ा का जो ध्रुवीकरण होगा वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि संख्या बल से देखें तो भूमिहार बिहार में मुश्किल से 3.5% है। ये अलग बात है कि एक बहुत प्रभावशाली बिरादरी है, क्योंकि वो जमीन वाले हैं, शिक्षित लोग हैं, ऊंचे ऊंचे पदों पर अफसरों के रूप में तैनात हैं, नौकरशाही पर उनकी पकड़ है, वो एक अलग बात है। लेकिन संख्या बल के हिसाब से बहुत छोटे हैं। लेकिन यादव तो लगभग 14% के आसपास है, और अत्यंत पिछड़ी जातियां बिहार में जातीय जनगणना का आंकड़ा माने तो 36% है। तो यदि अत्यंत पिछड़ी और ये यादव जाति मिलकर आक्रामक तरीके से मतदान करती है एनडीए के खिलाफ, ये मोकामा की घटना के बाद, दुलार चंद यादव की हत्या के बाद, तो वो तो एनडीए के लिए एक बहुत मतलब महंगा सौदा अच्छा, पड़ एक जाएगा। एक एक अमिताभ जी और हमने सुना है, बाहर बैठ के सुना है कि जी जैसे जी पिछले विधानसभा चुनाव में एक नारा गांव गांव लगा था कि जी जी कमल ही झोपड़ी है, झोपड़ी ही कमल है, मतलब जेपी और बीजेपी एक हैं और आप जेडीयू को पीछे ढकेलिए। ऐसा हम सुन रहे हैं कि इस समय बिहार के गांव गांव में नारा लग रहा है कि तीर ही लालटेन है और लालटेन ही तीर है। इसका क्या मतलब है?
अब इसका तो ये मतलब है कि जो पलटू राम का ट्रैक रिकॉर्ड है वो कब ये पलट के फिर तीर और लालटेन एक हो जाएंगे कोई नहीं जानता। अभी देखिए मोदी जी का जो कल पटना में रोड शो हुआ, उस रोड शो में पलटू राम नहीं दिखाई दिए। तो एक बहुत बड़ा क्या मैसेज क्या जनता को जा रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। उधर अमित शाह जो हमारे तड़ी पार गृह मंत्री हैं, उनका बयान आया है कि भाई मुख्यमंत्री का फैसला चुनाव के बाद विधायक दल करेगा। मतलब उन्होंने सीधे सीधे पलटू राम के चेहरे पर मोहर नहीं लगाई। तो कहीं ना कहीं तो मतलब जो कह सकते हैं खटास तो है ही। अमिताभ जी, ऐसा 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 अमित शाह क्यों कर रहे हैं? देखिए, जहां तक मैं बिहार को समझता हूं, अगर जी जी वहां पे नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट नहीं करेंगे या एक भावना चली गई ओबीसी में और ईबीसी में कि नीतीश कुमार जी को किसी ब्राह्मण या राजपूत या कायस से रिप्लेस कर दिया जाएगा, भूमिहार से, तो इसका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो नुकसान होने की संभावना के बावजूद अगर नीतीश कुमार के सपोर्टर्स को नाराज करके जेडीयू वोटर्स को कहते हैं कि आप बीजेपी, ये मतलब अमित शाह की स्ट्रेटेजी क्या है? नहीं नहीं, पहली बात जो आपने ये कहा कि नीतीश कुमार को रिप्लेस किया जाएगा, तो वो मैं बता दूं दर्शकों को कि वो कभी अगड़ी जाति के आदमी से रिप्लेस नहीं होंगे। जो आपने बिहार की जो 4 अगड़ी जातियां हैं, मतलब ब्राह्मण, भूमिहार और राजपूत और कायस्थ, इनसे तो नहीं रिप्लेस होने वाले हैं, क्योंकि 1990 के बाद से बिहार की राजनीति का आप कह सकते हैं मंडलीकरण हो गया है। तो मंडलीकरण के दौर में तो सवर्ण लोग हाशिए पर हैं। और यदि ये बहुत बड़ा यदि है, यदि रिप्लेस किया भी जाएगा तो नीतीश कुमार को सम्राट चौधरी से रिप्लेस किया जाएगा। लेकिन सम्राट चौधरी में तो ऐसे ऐसे प्रश्न उठ रहे हैं कि वो 10वीं फेल हैं और उनकी उम्र गलत है और नाम उनका फर्जी है। वो तो तो ऐसे देखिए, आदमी को कैसे अरे जिस देश में अखिल जी जिस मोदी के हाथ है गुजरात के दंगों के खून से रंगे हुए हैं, वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं और तड़ी पार माननीय गृह मंत्री हैं, तो सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने में भाजपा को क्या दिक्कत है? भाजपा तो धर्मनिरपेक्ष लोगों की पार्टी है ना। मैं तो धर्मनिरपेक्ष हूं, भाजपा तो धर्मनिरपेक्ष लोगों की पार्टी है। ये तो बात बनाने लगेंगे, सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना देंगे और आप कहेंगे कि इन्होंने तो 7 लोगों का खून किया था, तो आपको ये लोग रत्नाकर डाकू और वाल्मीकि की कहानी सुना देंगे, अच्छा, एक है ना? इनके जो सम्राट चौधरी के पिता थे, शकुनी चौधरी, उनका जी जी स्टेटमेंट सोशल मीडिया में कोट होता है, जब उन्होंने कहा था, नाम नहीं लूंगा, महामहिम है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, कि मैं उनको जमीन जी पे गाड़ दूंगा। तो ये जी जी बिल्कुल। कैसे राजनीतिक लोग अपना भेष बदलते हैं, ये हमारे जैसे आप लोगों के बड़ा आश्चर्यकारी है। आप खुद समझिए, ये पलटू राम का वीडियो अभी भी आपको नेट पर मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि खासकर कि बीजेपी का मतलब है बड़का झूठा पार्टी, है ना? ये कहा था। और पलटू राम का बयान है कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। ये सारी बातें हैं, ऑन रिकॉर्ड है और आज बैठ गए हैं। सम्राट चौधरी जब बिहार में विपक्ष के नेता थे, 1-2 साल पहले तक की बात है, ये कहते थे कि मैं अपने खर्चे पर नीतीश कुमार के दिमाग का इलाज कराऊंगा, है ना? और आज ये जंगल राज एक की बात, बात मैंने पगड़ी पगड़ी भी बांधी थी कि पगड़ी नहीं उतारूंगा जब तक कि नीतीश कुमार को हटा नहीं बिल्कुल दूंगा। बिल्कुल। और आज ये जंगल राज की बात कर रहे हैं, जबकि इनके पिता, पूज्य पिता शकुनी चौधरी भी तथाकथित जंगल राज में मिनिस्टर थे। और खुद सम्राट चौधरी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत लालटेन पकड़ के ही की थी। हाँ, ये बिल्कुल राजद के विधायक रहे थे, रबड़ी सरकार में मिनिस्टर रहे थे। तो बिल्कुल बिल्कुल। अब इस लोग पर क्या कहा जाए? ये मोदी जी कहते थे नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल करते थे, नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल उठाते थे। और आज मोदी जी बिहार की सभा में 2-3 महीने पहले उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार मेरे लाडला मुख्यमंत्री। तो कल तक जिनके डीएनए में खराबी थी, अब वो आपके लाडला हो गए हैं। तो इन नेताओं का तो यही चाल चरित्र है, कब ये कौन पलटी मार दें तो कोई नहीं जानता। जी चलिए अमिताभ जी, बड़ा आनंद आ रहा है, लेकिन टाइम जी लिमिट है। अगली बार फिर आपसे भेंट करेंगे, फिर आपसे वार्ता करेंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। नमस्कार। धन्यवाद।